CH-21 वो उड़ भी सकता था। क्रिस शायद अपने घर पे नहीं गया था। वो जगह बहुत बड़ी थी, एक तरफ गार्डन था और कुछ फूल भी लगे हुए थे, दूसरी तरफ ग्राउंड और साइड में एक और बिल्डिंग थी। आदि पूछता है, क्या आप यहाँ रहते हो? ये आपका ऑफिस है या घर? इस पर क्रिस सिर्फ मुस्कराता है और आगे आगे जाने लगता है। उंड जाकर सब लोग बैठे ही थे कि न्यूज़ आती है। क्रिस उल्कापिंड को रोकने में सफल रहा और ये बहुत खुशी की बात है और हम सबको क्रीएसएसएस के होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। तभी क्रिस की नज़र आदि पे जाता है जो इस न्यूज़ से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। क्रिस समझ चुका था आदि के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। आखिर उसने अपने जान की परवाह किए बिना उस उल्कापिंड को रोका था। फिर क्रिस बोलता है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आया चेंज करके। दिव्य कहता है, ओक। तब क्रिस अंदर जाता है और चेंज करके बाहर आता है। तभी न्यूज़ में बताते हैं, अभी अभी एक जरूरी खबर मिली है। क्रिस की मदद किसी अनजान आदमी ने किया है उस उल्कापिंड को रोकने में। उसने अपने जान की परवाह किए बिना उस उल्कापिंड को रोका। आज अगर वो अनजान आदमी आज यहाँ नहीं होता तो शायद क्रिस भी हमें नहीं बचा पाता। ये सुनकर आदि का चेहरा खुशी से खिल उठा था। तभी क्रिस आदि से पूछता है, क्या तुमने कोई नाम सोचा है अपने लिए? जब तुम लोगों को बचाओगे तब सब लोग तुम्हें जानने लगेंगे। और देखा, अब तो न्यूज़ में भी आ गया और तुम FA माउस भी हो चुके हो। तब आदि बोलता है, नहीं भैया, अभी तो नहीं, पहले कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तब क्रिस की नज़र दिव्य के तरफ जाती है जो ये सब देखकर मुस्करा रहा था। शायद वो समझ चुका था कि ये बात क्रिस ने ही न्यूज़ वालों को बताई है। फिर क्रिस दिव्य से पूछता है, क्या बात है दिव्य? दिव्य बोलता है, नहीं, कुछ भी तो नहीं, और फिर से मुस्कुराने लगता है। क्रिस उसे देखकर समझ नहीं पाता, आखिर इतनी कम उम्र में कोई इतना समझदार कैसे हो सकता है। लेकिन फिर क्रिस को आदि से भी बहुत से सवाल पूछने थे, इसलिए दिव्य की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आदि से पूछता है, तुम दोबारा क्यों उस उल्कापिंड की तरफ फेंकने के लिए बोले और तुम उससे दूर क्यों नहीं हटे? आदि जवाब देता है, क्योंकि उसका वजन छोटा होने के बाद भी इतना था कि उससे अर्थ में बहुत बड़ा छेद हो सकता था, जिससे समुद्र का सारा पानी पृथ्वी के अंदर चला जाता और शायद लावा भी बाहर आने लगता या कुछ और भी हो सकता था। और मैंने सिर्फ उसका वजन कम किया, और मैंने जब तक इतना किया मैं पानी के अंदर जा चुका था और मैं अपने उस शक्ति का भी उपयोग नहीं कर सकता था जिससे मैं किसी भी चीज़ के आर पार जा सकूं। अगर मैं ऐसा करता तो मैं भी अंदर की तरफ जमीन में घुस जाता, फिर शायद ही कभी बाहर नहीं आ पाता। ये सुनकर क्रिस बोलता है, चलो ठीक है, कोई नहीं, अब सब ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ मत करना और अगर करना पड़ा तो पहले मुझे बताना। तब दिव्य आदि से बोलता है, आपके लिए एक सरप्राइज है जो मैं आपको कल दूंगा, अभी नहीं। आदि बोलता है, हे बताओ ना, क्या है? दिव्य कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये सरप्राइज के लिए आपको फुली चार्ज होना होगा और आपको शायद याद नहीं, हमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तब क्रिस बोलता है, फिर चलो खाते हैं, क्या खाना चाहोगे बोलो। ये सुनकर क्रिस बोलता है, चलो ठीक है, कोई नहीं, अब सब ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ मत करना और अगर करना पड़ा तो पहले मुझे बताना। तब दिव्य आदि से बोलता है, आपके लिए एक सरप्राइज है जो मैं आपको कल दूंगा, अभी नहीं। आदि बोलता है, हे बताओ ना, क्या है? दिव्य कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये सरप्राइज के लिए आपको फुली चार्ज होना होगा और आपको शायद याद नहीं, हमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तब क्रिस बोलता है, फिर चलो खाते हैं, क्या खाना चाहोगे बोलो। फिर आदि और दिव्य हंसने लगता है और कहते हैं, आप मजाक कर रहे हो ना, आपको तो पता है कल हम दोनों मन का खाने के लिए ही उस बार में घुसे थे। क्रिस बोलता है, कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। दिव्य कहता है, जो सबसे जल्दी मिल जाए, अभी के लिए मन का किसी और दिन। फिर तीनों हंसने लगते हैं। अगली सुबह दिव्य उठता है और देखता है कि एसएसएस एक बच्ची के साथ बैठकर बातें कर रहा था। दिव्य को लगता है ये लड़की क्रिस की बेटी है और फिर उनके पास जाता है और कहता है, बहुत प्यारी बच्ची है, आपकी बेटी है? तभी दृष्टि कुछ बोलने को करती है। तभी क्रीएसएसएस बोलता है, हाँ मेरी बेटी है दृष्टि, बहुत प्यारा नाम है। दिव्य बोलता है। फिर क्रिस दृष्टि से कहता है, ये है दिव्य। फिर दोनों एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर आदि भी वहां आ जाता है। उसके हाथ में कुछ था, जिसे देखकर दिव्य पूछता है, आपके हाथ में क्या है? आदि कहता है, ये वही उल्का पिंड है जो कल। तभी क्रिस आदि से कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछें? आदि बोलता है, कैसी बात कर रहे हैं आप, पूछिए, जरूर पूछिए। क्रिस खड़ा होता है और बोलता है, जब तुमने पहली बार उस उल्का पिंड को छूकर वापस मेरे पास आए थे तब तुम्हारा हाथ जल चुका था और तुमने उसे 2 बार छुआ और अब तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है, कैसे? तब दिव्य बोलता है, ये मेरी शक्तियों में से एक है, मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। तभी दृष्टि बोलती है, आपके पास और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? तब क्रिस बोलता है, इसने ऐसे ही पूछ लिया, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। आदि कुछ देर रुकता है और फिर बोलता है, अगर इसने पूछ ही लिया है तो मैं ज़रूर बताऊंगा।
मैं अपने आकार को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, अपने वजन को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ और मैं किसी भी चीज़ के आर पार जा सकता हूँ और भी बहुत सारा। दृष्टि बोलती है, क्या आप उड़ नहीं सकते? आदि बोलता है, नहीं। फिर दृष्टि क्रिस के तरफ देख कर कहती है, मुझे जिसने बचाया उसकी शक्तियां भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन वो उड़ भी सकता था। ये सुनकर क्रिस हैरान हो जाता है और सोचता है अगर किसी के पास ऐसी ही शक्ति है तो आज तक किसी के सामने क्यों नहीं आया। फिर क्रिस दृष्टि से कहता है, क्या उसने कुछ ऐसा कहा या बताया जिससे वो तुम उससे दोबारा मिल सको? हाँ, उसने कहा जब तुम्हारे मदद के लिए कोई ना हो और बहुत जरूरी ना हो तब तक मुझे बुलाना नहीं, दृष्टि कहती है। तभी दिव्य बोलता है, आदि मुझे लगता है अब आपको मेरे सरप्राइज के बारे में जान लेना चाहिए। आदि खुश होकर बोलता है, लाओ जल्दी से दो। तब दिव्य बोलता है, वो तो पहले से ही आपके पास है, बस आपको पता नहीं है। आदि बोलता है, क्या अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम मजाक कर रहे थे? दिव्य कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सच वाला सरप्राइज है। तो देर मत करो, बताओ क्या है वो? आदि पूछता है। दिव्य कहता है, आप उड़ सकते हो। तभी आदि कुछ देर रुकता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर क्रिस आदि को रोकता है और कहता है, जब से मैं दिव्य से मिला हूँ, इसने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक कारण था और मुझे यकीन है दिव्य ने अभी जो कहा उसमें जरूर कुछ बात है। तब दिव्य वहां पड़े एक कागज के टुकड़े को उठता है और अपने पास से एक सिक्का निकलता है और फिर दोनों को एक साथ अपने हाथ को ऊपर उठाकर गिरता है और कहता है, आप समझ गए ना कैसे? आदि अपने आंख को अपने से सहलता है और फिर कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं इस सिक्के या इस कागज के टुकड़े से कैसे उड़ सकता हूँ? तब क्रिस बोलता है, कागज को जमीन तक पहुंचने में कुछ समय लगा क्योंकि उसका वजन कम है और अगर तुम अपना वजन कम कर सकते हो तो शायद तुम जरूर उड़ सकते हो। क्या आदि उड़ सकता है या ये कोई मजाक है? CH-22 कौन था वो? आदि अपने उड़ने की बात सुनकर बहुत खुश हो चुका था और बोलता है, क्या मैं अभी उड़ सकता हूँ? आदि जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, अभी उड़ सकते हैं आप। तब क्रिस बोलता है, शायद तुम्हें बाहर जाकर उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आदि बोलता है, हाँ ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, आप लोग देखना। और फिर आदि दौड़ते हुए बाहर निकला और फिर बार बार बस उछल रहा था और पूछता था, इस बार मैं ज़्यादा ऊपर गया था ना? ये सब देखकर दिव्य और क्रिस जोर जोर से हंसने लगे। तब आदि रुक गया और वापस आकर बोला, आप दोनों मिलकर मेरा मजाक बना रहे थे और मैं भी ना, आप दोनों के बातों में आ गया। आदि निराशा होकर वहां से जाने लगा। तब क्रिस बोला, आदि रुको, हम लोग भी आते हैं, तुम उदास मत हो, चलो फिर से कोशिश करना। आदि अपना वजन कम कर चुका था और फिर दिव्य उसे ऊपर की तरफ फेंकने वाला था। तब दिव्य आदि से कहता है, अगर आप ऊपर की तरफ जाते ही रह जाओ तो अपना वजन थोड़ा सा बढ़ना, ठीक है? रेडी? रेडी, आदि कहता है। तब दिव्य ने आदि को अपने एक ही हाथ से उठाकर ऊपर की तरफ फेंक दिया। आदि जोर से कहता है, वाओ मजा आ रहा है। कहते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था और ऊपर जाते ही जा रहा था और एक जगह पे रुक गया और नीचे गिरने लगा और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ने रहा था। आदि चीखने लगा, बचाओ। तब दिव्य बोलता है, क्रिस शायद अब। फिर क्रिस उड़कर उसे ऊपर ही पकड़ लिया और उसे लेकर नीचे आ गए। आदि नीचे आते ही बोलता है, मुझे नहीं उड़ना है, ये बहुत खतरनाक है। आदि बहुत डर गया था। तब दिव्य आदि से बोलता है, ठीक है, आपको शायद कुछ और ट्राई करना चाहिए। फिर आदि बोलता है, क्या मुझे इस बार ऊपर से नीचे फेंकोगे? क्रिस बोलता है, मैं कुछ मदद करूं? हाँ भैया, आप ही तो हो तभी मैं ये कर रहा हूं, नहीं तो मैं कभी इतना ऊपर जाने का सोचता भी नहीं। आदि कहता है। दिव्य बोलता है, आज के लिए इतना बहुत है, अभी आपको घर के अंदर ही ट्रेनिंग करने की जरूरत है। कुछ देर बाद घर के अंदर दिव्य आदि से पूछता है, क्या आप तैयार हो? 11 आदि जवाब में कहता है, तैयार तो हूं, लेकिन पहले ये तो बताओ करना क्या है? दिव्य बोलता है, अपना वजन कम करो और कम से कम 1 किलोग्राम रहने देना, नहीं तो आपका सिर छत से जा लगेगा। फिर आदि बिल्कुल वैसा ही करता है। तब दिव्य बोलता है, अभी अपना एक हाथ मतलब सिर्फ कलाई से आगे का हिस्सा बड़ा करो, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। आदि बहुत ही जल्द इस काम को करने में एक्सपर्ट बन गया था। तब दिव्य कहता है, दोबारा बिल्कुल वैसा ही कीजिए, इस बार पैर को बड़ा करना है। आदि इस बार ऐसा नहीं कर पाता। तब दिव्य कहता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं क्रिस और दृष्टि बात कर रहा था। क्रिस दृष्टि से पूछता है, क्या तुम्हें लगा कि तुम्हें जिसने बचाया वो आदि है? दृष्टि जवाब देती है, नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, उसका नेचर, बात करने का तरीका, सब कुछ इससे बहुत अलग था, इसलिए मुझे यकीन है कि वो ये नहीं हो सकता। तब तक दिव्य वहां पहुंच चुका था। तब दृष्टि दिव्य से पूछती है, आप आदि को कब से जानते हैं? मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? दिव्य बोलता है। क्रिस कहता है, नहीं कुछ खास नहीं। दिव्य क्रिस से कहता है, मुझे खुशी है और थैंक्स मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, और मुझे आपसे जो मिला है उसके लिए आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो। वैसे तो आपको कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी कभी हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा।
और तभी आदि आता है और कहता है, मैं सीख गया, अब आगे क्या करना है? दिव्य कहता है, उस बिल्डिंग के ऊपर से जाकर कूद जाइए। ये सुनकर क्रिस, दृष्टि और आदि तीनों दिव्य की तरफ देखने लगते हैं और फिर हंसने लगते हैं। तब आदि पूछता है, तुम मजाक कर रहे थे ना? दिव्य रुककर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब अब आपको नीचे से ऊपर जाने का कम और नीचे से ऊपर जाने का ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और तभी एक पक्षी वहां आकर बैठ जाता है। तब दिव्य बोलता है, शुरू में आपको उस पक्षी की तरह सीखना होगा। अभी देखना आप, वो हर समय नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो हर बार अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाता है। तब आदि कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उस बिल्डिंग से कूदना ज़रूरी है। क्रिस कहता है, शायद नहीं, मैं जानता हूँ एक जगह जहाँ तुम्हें ये करने में कोई खतरा नहीं होगा। हम शाम को चलेंगे, अभी तुम कुछ और प्रैक्टिस कर लो जो आगे करना ही है। अगली सुबह सब लोग बैठे हुए थे और तभी दृष्टि बोलती है, वो आ रहा है आपसे मिलने। क्रिस हैरानी से पूछता है, कौन? दृष्टि। दृष्टि कहती है, MERQURY। क्रिस दृष्टि से नजरें मिलते हुए कहता है, वही जिसने तुम्हें बचाया था? हाँ, दृष्टि जवाब देती है। और अगले ही पल वो वहां आ चुका था, लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आदि बोलता है, कौन हो तुम? तब MERQURY सबको दिखाई देने लगता है। तब सब कोई उसे देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि MERQURY बिल्कुल आदि की तरह दिख रहा था। क्रिस बहुत हैरानी से उसे देखता है और पूछता है, तुम ही हो जिसने दृष्टि को बचाया था? MERQURY दृष्टि की तरफ देखता है और पूछता है, कैसी हो क्यूटी? दृष्टि दौड़कर MERQURY के पास जाती है और मर्करी दृष्टि को अपने गोद में उठा लेता है। लेकिन आदि ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता और MERQURY को अपने बारे में बताने को बोलता है, कौन हो तुम, जवाब दो। तब मर्करी बोलता है, मैं सिर्फ दृष्टि से मिलने आया हूँ, और शायद क्रिस से। आदि बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जो पूछा वो बताओ। तब MERQURY दृष्टि को नीचे उतरता हुए उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, तुम देखना चाहोगी? दृष्टि खुश होते हुए पूछती है, मेरे लिए? हाँ, मुझे देखना है, कहा है। MERQURY दृष्टि से कहता है, जाकर अपने रूम में देखो। तब दृष्टि दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। फिर MERQURY आदि की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं था तुम यहाँ मिलोगे। क्या कहा तुमने? कौन हो तुम? मैं तो जानता हूँ मैं कौन हूँ। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? ये सुनकर आदि कुछ सोचने लगा। MERQURY आदि से कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। तुम वो हो जो अपने दुनिया को छोड़कर भाग गया, और जिसने आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाया, और जिसने अपनी जिम्मेदारी को कभी समझने की कोशिश भी नहीं की, और जिसे अपने पिता का नाम MERQURY दृष्टि से कहता है, जाकर अपने रूम में देखो। तब दृष्टि दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। फिर MERQURY आदि की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं था तुम यहाँ मिलोगे। क्या कहा तुमने? कौन हो तुम? मैं तो जानता हूँ मैं कौन हूँ। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? ये सुनकर आदि कुछ सोचने लगा। MERQURY आदि से कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। तुम वो हो जो अपने दुनिया को छोड़कर भाग गया, और जिसने आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाया, और जिसने अपनी जिम्मेदारी को कभी समझने की कोशिश भी नहीं की, और जिसे अपने पिता का नाम। आदि उस रोकते हुए गुस्से में कहता है, बहुत हो गया, अब बस करो। और फिर आदि वहां से दूर चला गया और एक जगह जाकर बैठकर गहरी सोच में चला गया। तभी दिव्य मर्करी से बोलता है, क्या आपको पता था कि ये सब सुनकर वो इतना उदास हो जाएगा? MERQURY कहता है, शायद। दिव्य उससे कहता है, तो फिर क्यों, क्या जरूरत थी इसकी? MERQURY जवाब देता है, जरूरत थी, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता। कब तक वो दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर चलेगा? उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। क्रिस MERQURY से पूछता है, तुमने दृष्टि को बचाया तो फिर बंकियों को क्यों नहीं? MERQURY जवाब में कहता है, वो मेरा काम नहीं है, और शायद मैं सबको बचा भी नहीं सकता था। क्रिस उससे पूछता है, कहाँ से आए हो तुम? MERQURY आदि की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहीं से जहाँ से वो आया है। क्रिस कहता है, लेकिन तुम्हारे नाम से तो नहीं लगता कि तुम दोनों एक ही जगह से आए हो। MERQURY आगे कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है, मैं यहाँ अपने बारे में बताने नहीं आया हूँ, कुछ है जो मुझे लगा शायद बताना चाहिए। कोई आ रहा है जो बहुत शक्तिशाली है, और वो अर्थ से लाइफ को मिटा देगा। दिव्य कहता है, अगर आप उसके बारे में कुछ और बता दो तो हम तैयार रहेंगे, उसे रोकने का उपाय करेंगे। MERQURY कहता है, मैं जल्द लौटूंगा तुम्हारे सवाल के जवाब को लेकर। क्रिस उससे कहता है, तुमने कहा ये मेरा काम नहीं, तो तुम करते क्या हो? MERQURY मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे समझना मुश्किल है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि मुझे पूरे गैलेक्सी का संतुलन बना के रखना पड़ता है, और भी बहुत कुछ, ये सब फिर कभी। दिव्य उसके जाने से पहले उससे पूछता है, क्या आप दोनों भाई हो, क्योंकि आपकी शक्ल मिलती है और एक ही जगह से आए हो? मर्करी जवाब में कहता है, नहीं, और वो वहां से गायब हो गया।
क्या आदि और मर्करी भाई है? और कौन से खतरे के बारे में वो बात रहा था? कौन है वो जो पूरी धरती को मिटा देगा? CH-23 एक झलक MERQURY की बातों का आदि पर बहुत गहरा असर हुआ था। आदि उससे बिना कुछ पूछे उससे दूर जाकर अकेले बैठ गया। आदि बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। मुझे पता ही नहीं मैं क्यों हूँ, मेरी ज़रूरत ही क्या है। तब दिव्य और क्रिस आदि की तरफ देखते हैं। आदि बहुत शांत होकर बैठा था और कुछ भी नहीं कर रहा था, ना हिल रहा था, ना उनकी तरफ देख रहा था। ये सब देखकर दिव्य और क्रिशिस को बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों उसे आवाज लगते हैं, लेकिन आदि कोई जवाब नहीं देता। तब दिव्य और क्रिस मिलकर आदि को खड़ा करते हुए उससे कहते हैं, क्या हुआ? तभी आदि निराश होते हुए कहता है, क्या मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? क्रिस और दिव्य दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, हाँ बहुत फर्क पड़ता है। तुम यहाँ हो तभी ये शहर आज ऐसा दिख रहा है और बहुत सारे लोग जिंदा है। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो शायद ये एक समुद्र होता या कुछ और। दिव्य भी उससे कहता है, आपके पास ये शक्तियाँ होने का मतलब है आप लोगों की उम्मीद हो, उन्हें आपकी ज़रूरत है, और इसका मतलब आपके होने या ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। आदि उनकी तरफ देखते हुए बोला, तो फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? क्या उसने कुछ बताया अपने बारे में? कुछ भी? क्रिस आदि से कहता है, नहीं, सिर्फ इतना कहा जहाँ से तुम आदि आए हो वो भी वहीं से आया है। वैसे तुम कहाँ से आए हो? किस जगह के बारे में बोल रहा था वो? आदि उन दोनों से कहता है, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं, सिर्फ कुछ ही चीजें याद है मुझे, वो टूटी हुई छत और दीवार और कुछ मॉन्स्टर, और याद नहीं कुछ। क्रिस आदि से पूछता है, और तुम्हारी माँ वो कहाँ है? आदि निराश होते हुए कहता है, कुछ भी याद नहीं, बस इतना कि मैंने उनसे पूछा कि मेरे पिता कौन है और कहाँ रहते हैं, तभी से मैंने उनको नहीं देखा। शायद आदि अपनी माँ के बारे में भूल चुका था या उनसे छुपा रहा था। दिव्य देखता है दृष्टि को और फिर उसे याद आता है MERQURY ने दृष्टि के लिए कोई गिफ्ट लाया था, लेकिन दृष्टि के हाथ में कुछ नहीं था। तब दिव्य दृष्टि से पूछता है, दृष्टि क्या तुम ठीक हो, और तुम्हारा गिफ्ट क्या था जो उसने तुम्हें दिया? दृष्टि जवाब में कहती है, कुछ खाने के लिए थे और कुछ खिलौने हैं और 4 टिकट। दिव्य बोलता है, टिकट किस चीज़ का? पता नहीं, वही पूछने में आई थी, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ है? दृष्टि कहती है। दिव्य बताता है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस आदि को अपने पिछले जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है, इसलिए आदि उदास लग रहा है। तभी आदि और क्रिस उनकी तरफ आते हैं और दृष्टि अपने हाथ को आगे करती है। क्रिस टिकट को लेकर देखता है और कहता है, ये तो किसी मैच का टिकट है, तुम्हें कहाँ से मिला? दृष्टि के बताने पर क्रिस बोलता है, शायद यहाँ कुछ जरूर अलग होने वाला है। अगर ऐसी बात है तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में होगी। आदि कहता है, मैं वहाँ जाना चाहूँगा। मैं भी, दृष्टि कहती है। दिव्य बोलता है, उसने 4 टिकट दिया है, मतलब उसे पहले से पता था हम लोग 4 हैं। क्रिस उन तीनों से कहता है, ठीक है हम सब जाएंगे। कुछ घंटे बाद अंधेरा हो चुका था और फिर चारों वहां पहुंच चुके थे। चारों तरफ काफी भीड़ थी। एक क्रिकेट का मैच है, सब कोई अपने आप में बिजी था और कुछ ही समय में मैच शुरू होने वाला था। तभी क्रिस कहता है, तुम सब तैयार हो जाओ, दिव्य इसका ख्याल रखना, दृष्टि की तरफ इशारा करते हुए। क्रिस दृष्टि से कहता है, दृष्टि बेटा तुम डरना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब यही हैं। दृष्टि कहती है, ठीक है, मैं नहीं डरूंगी। और तभी अचानक ग्राउंड में लाइट देने वाला बल्ब बंद हो गए और सब लोग जोर जोर से हल्ला कर रहे थे। कुछ लोग डर गए थे तो कुछ लोग इसे टेक्निकल इशू समझ रहे थे। और तभी ग्रो अन के बीच में सन की लाइट आने लगी और कोई अनजान चीज हवा में उड़ते हुए दिखाई देने लगा। ये देखकर बहुत लोग डर कर भाग रहे थे और तभी पूरे ग्राउंड में लाइट आ जाती है, लेकिन ये लाइट सन की थी और हवा में जो उड़ रहा था वो एक आदमी था। वो उड़ते हुए हर तरफ घूम रहा था और फिर वो बोला, नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, आज मैं आप सभी को जादू दिखाने वाला हूँ। और ये रहा जादू, रात को दिन बना दिया। कैसा लगा आप सभी को? और अगर आप सबको और भी जादू देखना है तो मेरी फिल्म आ रही है जो मेरी लाइफ के ऊपर बनी है, जिसमें आप सभी को पता चलेगा मैंने कैसे सीखा है ये जादू। और अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो जरूर देखने जाना। ये सब देखकर लोगों को लगता है ये कोई प्रमोशन का एड है। तभी कोई जोर से बोलता है, तुम असली नहीं हो। वो उड़ता हुआ उस आदमी के बिल्कुल सामने जाकर बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, मैं हूँ डॉक्टर ए। ये सुनकर सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं, अरे ये तो वही है जिसने मेरी जान बचाई थी। दूसरी तरफ आदि को देखते हैं जो उसके पास जाना चाहता था और तब क्रिस उसको ऐसा करने से मना करता है। फिर डॉक्टर कहता है, मैं आप सभी से माफ़ी भी चाहता हूँ और अब मैं चलता हूँ। और तभी आसमान से एक सफ़ेद रंग का घोड़ा हवा में दौड़ता हुआ आता है और डॉक्टर उसके ऊपर बैठकर वहां से ऊपर की तरफ निकल जाता है और हवा में ही बहुत ऊपर जाता है और गायब हो जाता है। और जब लोगों ने नीचे देखा तब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, ग्राउंड की लाइट वापस आ चुकी थी। ये देखकर आधे से ज़्यादा लोग काफ़ी डर चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हुआ क्या। क्या ये कोई सपना था? क्या ये प्रमोशन का नया तरीका था? आखिर कौन था वो आदमी?
क्या वो इतना बड़ा जादूगर है? क्या मर्करी ने इसी कारण से क्रिएसेस को यहाँ भेजा था? CH24 डॉक्टर आदि, क्रिस, दृष्टि और दिव्य अब बाहर आ चुके थे और आदि सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है। कौन था वो, क्या आप उसे जानते हैं? तब दिव्य घबराते हुए बोलता है, दृष्टि कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तो यही थी। तब आदि कहता है, वो शायद उस तरफ जा रही है, लेकिन वहां तो। तब क्रिस देखता है एक ट्रक दृष्टि की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और अगले ही सेकंड उसे क्रॉस करके आगे निकल जाता है। क्रिस तुरंत उसके तरफ भागता हुआ जाता है, लेकिन एक और ट्रक दृष्टि के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और तभी दृष्टि वहां पे दिखाई नहीं देती और दिव्य क्रिस को आवाज लगता है, क्रिस यहाँ है दृष्टि। लेकिन क्रिस बोलता है, मैं अभी आया, और फिर वहां जाकर देखता है शायद वहां कोई और लड़की थी तो उसे मदद की जरूरत होगी, लेकिन क्रिस को वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तब क्रिस वापस आ जाता है। क्रिस वापस आकर दृष्टि से पूछता है, कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान हो गए थे। दृष्टि क्रिस से कहती है, मुझे लगा मेरी माँ है उस तरफ, लेकिन वो कोई और थी, और जब तक मुझे ये पता चली तब तक मैं सड़क के बीच में पहुंच चुकी थी, और फिर मैं अचानक यहाँ पे पहुंच गई, पता नहीं कैसे। क्रिस इधर उधर देखते हुए बोलता है, तुम्हें किसी ने तो वहां से यहाँ लाया, लेकिन वो। तभी क्रिस की नज़र दिव्य पर गई, वो शायद कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। तब क्रिस दिव्य से बोलता है, दिव्य क्या वो तुम थे? हाँ शायद, दिव्य बोलता है, लेकिन वो अपना सिर ना में हिला रहा था। क्रिस वापस आकर दृष्टि से पूछता है, कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान हो गए थे। दृष्टि क्रिस से कहती है, मुझे लगा मेरी माँ है उस तरफ, लेकिन वो कोई और थी, और जब तक मुझे ये पता चली तब तक मैं सड़क के बीच में पहुंच चुकी थी, और फिर मैं अचानक यहाँ पे पहुंच गई, पता नहीं कैसे। क्रिस इधर उधर देखते हुए बोलता है, तुम्हें किसी ने तो वहां से यहाँ लाया, लेकिन वो। तभी क्रिस की नज़र दिव्य पर गई, वो शायद कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। तब क्रिस दिव्य से बोलता है, दिव्य क्या वो तुम थे? हाँ शायद, दिव्य बोलता है, लेकिन वो अपना सिर ना में हिला रहा था। क्रिस उसे देखकर बोलता है, इसका क्या मतलब है? कोई नहीं, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम किसी को टेलीपोर्ट भी कर सकते हो? दिव्य जवाब में कहता है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये टेलीपोर्ट से नहीं हुआ, मैं भाग कर गया और इसे अपने गोद में उठाया और वापस आया, और आते वक्त मैंने आपको आवाज़ भी लगाई, लेकिन आप सुने ही नहीं। आदि ये सब देखकर अपने मन में कहता है, ये सब शक्तियाँ मुझे मिलने वाली थी अगर मैंने उस एनर्जी को अपने शरीर पर गिरने दिया होता। अगले दिन आदि क्रिस से बोलता है, क्या दिव्य को वो शक्तियाँ उस दिन मिली आपके उस डिवाइस की वजह से? क्रिस उसे देखकर कहता है, हाँ, लेकिन उस एनर्जी को कोई भी संभाल नहीं सकता, दिव्य जिंदा बचा गया, ये देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ था, और अगर वो उस दिन बच पाया तो सिर्फ उस ऊपर वाले की वजह से। आदि पूछता है, अगर वो एनर्जी मेरे शरीर पर गिरती तो क्या होता, क्या मुझे भी ये शक्तियाँ मिलती? क्रिस उसके तरफ देखता है और फिर कहता है, शायद नहीं, तुम वहीं खत्म हो जाते। दिव्य के बारे में मैंने बहुत सोचा, शायद वो किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ है। तभी दिव्य वहां आते हुए कहता है, मुझे लग रहा है आप दोनों शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। क्रिस दिव्य से कहता है, हाँ हम दोनों तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, तुमने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। दिव्य बोलता है, तो अभी बता देता हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ कम और अपने गुरुजी के साथ ज़्यादा रहा हूँ, बचपन से ही, और मैं अभी तलवार चलाना सीख रहा हूँ। आदि बीच में बोल पड़ता है, सीख रहे हो? मैं सीख चुका हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह नहीं चला सकता, और तुम अभी भी सीख ही रहे हो। दिव्य जवाब में कहता है, हाँ बिल्कुल। क्रिस मजाक करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम दोनों का मैं वेपन तलवार है, तो तुम्हारी तलवार कहाँ है, कभी देखी नहीं? दिव्य बोलता है, वो तो उसी दिन पिघल गई जब आप दोनों कुश्ती कर रहे थे, अब मुझे ऐसी तलवार चाहिए जो उस गर्मी से पिघले नहीं। तब क्रिस बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, वो उल्का पिन जो तुम अपने साथ लाए थे वो मैं किसी को दूंगा और उसके बदले तुम्हारे लिए फायर प्रूफ कपड़े और तलवार उनसे बनाने को कहूंगा। सबको ये ठीक लगा। तब क्रिस बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर आता हूँ। आदि भी क्रिस के साथ जाने की जिद कर रहा था, इसलिए क्रिस आदि को भी अपने साथ ले जाता है। वो दोनों चले गए और तभी दिव्य की नज़र चल रही न्यूज़ पर गई जिसमें बताया जा रहा था, कल जो उस स्टेडियम में हुआ वो दुनिया के हर जगह पे हुआ, जहाँ भी उस समय का मैच चल रहा था, हर जगह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक ही समय पर इतने जगह पर आखिर कैसे, और अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें की उसने वहाँ के माहौल के हिसाब से। और एक जगह उस पर कुछ सिक्योरिटी वालों ने बंदूक से शूट भी किया था, लेकिन जिसने भी शूट किया था वो सब गायब हो गए थे और सुबह में अपने आप वापस आ गए। वो सब आने के बाद एक ही बात बोल रहा था, वो हमारा दुश्मन नहीं है, और कुछ भी उसके बारे में नहीं बता रहा है। पूछने पर सब बोलते हैं उन्हें और कुछ भी याद नहीं। उसके तुरंत बाद आदि और क्रिस वापस आ चुके थे, और आते ही क्रिस कहता है, उसे ढूंढना होगा, डॉक्टर को। दिव्य दृष्टि से बोलता है, दृष्टि उसने और क्या क्या दिया था, शायद उसमें कुछ मिल जाए, शायद उसका पता ठिकाना। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तब क्रिस कहता है, यहाँ देखो, मुझे कुछ मिला है, ये तो कोई बसींसमंद है, और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं, यहीं का है।
फिर तीनों उससे मिलने का प्लान बनते हैं। वो हम पर हमला भी कर सकता था और नहीं भी। दिव्य कहता है, अगर उसने हम पर हमला किया तो पता कैसे चलेगा, वो तो सब जादू से करता है, और उसका घोड़ा वो तो हवा में दौड़ता है। वो तीनों आपस में कम्युनिकेशन डिवाइस से कनेक्ट हो चुके थे। तब क्रिस कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं रहना। 17th फ्लोर पर वो था। क्रिस को देखते ही वो बोला, आओ क्रिस, आज इधर कैसे? क्रिस ये सुनकर हैरान रह जाता है। क्रिस को कोई भी उसके कॉस्ट्यूम के बिना नहीं पहचानता था। क्रिस उससे कहता है, क्या मतलब? डॉक्टर अब बोलता है, मतलब ये रहा। इतना कहते ही आदि और दिव्य उनके पास पहुंच चुके थे। मैंने कल तुम्हें देखा था, ग्राउंड में देखा था, और तभी मुझे लगा तुम मुझे मिलने जरूर आओगे, डॉक्टर ईरा कहता है। क्रिस कुछ बोलने को करता है, तभी डॉक्टर ईरा बोल पड़ता है, अभी ये मत कहना कि तुम सब जानते हो तो कभी किसी की मदद क्यों नहीं की वगैरह वगैरह। मैं अपनों को बचाने से ज़्यादा दुश्मन को मारने में यकीन रखता हूँ। क्रिस उससे कहता है, बातें तो काफ़ी अच्छी करते हो, लेकिन ऑफिस में बैठकर किसी समस्या के बारे में राय देना और उस समस्या से खुद निपटना दोनों अलग है। तब आदि गुस्से में कुछ बोलने को करता है, तभी क्रिस आदि से कहता है, सब ठीक है, आराम से। डॉक्टर ईरा आदि की तरफ देखते हुए कहता है, अरे मेरे मुन्ना को गुस्सा आ गया, जा छोटे अपने घर जा और जाकर बच्चों के खिलौनों से खेल। और ये क्या, ये तो उससे भी छोटा है, क्या नाम है तुम्हारा छोटे मुन्ना? वो आदि और दिव्य को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रिस उन दोनों को रोक रहा था। ऐसा कुछ मत करना आदि, मेरी तरफ देखो। डॉक्टर ईरा क्रिस से कहता है, इन बच्चों के साथ तुम दुनिया बचाओगे जो अपने गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता। दिव्य डॉक्टर ईरा से कहता है, उस दिन वो कैसे किया आपने, मुझे नहीं यकीन कि ये सब जादू से हो सकता है। क्रिस दिव्य को कहता है, दिव्य कोई नहीं, ये खुद ही सब बताएंगे, आराम से। तब डॉक्टर बोलता है, अरे नहीं, पूछने दो इसे, इसका सवाल सही है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं, दिव्य के करीब जाते हुए। डॉक्टर ईरा फिर दिव्य से कहता है, अगर तुमने इसका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? तब दिव्य बोलता है, शायद मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। तब आदि बीच में बोल पड़ता है, आप गुरुकुल के बारे में जानते हैं जो सदियों से बद्रीनाथ में चल रहा है? डॉक्टर ईरा जवाब में कहते हैं, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, सुना है वहाँ के योद्धा बहुत खतरनाक होते हैं, और अगर दोस्त बन जाए तो फिर बात ही अलग है। आदि दिव्य की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये वहाँ का सबसे अच्छा योद्धा है और कुछ ही दिनों में वहाँ का प्रमुख भी बनेगा। तब डॉक्टर ईरा कहते हैं, मुझे जवाब तो मिल गया, क्या तुम अब भी जानना चाहते हो मैंने ये सब कैसे किया था? दिव्य डॉक्टर ईरा की तरफ देखते हुए कहता है, हमें जवाब नहीं, मदद चाहिए। क्रिस भी उससे पूछता है, क्या तुम मदद करना भी चाहते हो या नहीं? डॉक्टर ईरा हमें जवाब देते हैं। तब आदि कहता है, वैसे आपके पास कौन सी शक्ति है? तब डॉक्टर ईरा अपने ऑफिस में काम कर रहे लोगों से बोलता है, कैसे हो मेरे दोस्तों? उसके ऑफिस में वो अकेला था, क्योंकि वहाँ जो लोग काम कर रहे थे वो सब कोई और नहीं डॉक्टर ही थे। एंट्री गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी डॉक्टर ईरा ही था। ये देखकर आदि, दिव्य और क्रिशिस को थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका था कि डॉक्टर ईरा कितना शक्तिशाली है। और तभी बहुत जोर के धमाके की आवाज़ हुई और आदि जब बाहर जाकर देखा तो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो बिल्डिंग जमीन से ऊपर उठ रहा होता है। और तभी डॉक्टर ईरा के सभी रूप एक साथ हंसने लगते हैं, हा 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 हा। आखिर क्या है डॉक्टर की सच्चाई? क्या वो बुराई का साथी है? क्या तीनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं?